हेलो, नमस्कार। आज हम देखेंगे कोविड-19 और कोविड-19 के अंदर हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस, उसका इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कैसे स्प्रेड करता है और वैक्सीन्स देखेंगे जो प्रिवेंशन में काम आती है और भी मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोविड-19। इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019 और इसका कोज करने वाला वायरस है कोरोना वायरस, जिसको हम कहते हैं सार्स कोविड 2 के नाम से। और इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और इसके हम अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम इसका जेनेटिक मटेरियल जो देखते हैं वो हमारा है आरएनए, जो कि सिंगल स्ट्रैंड अनसेगमेंटेड पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है जो इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो 4 मेजर प्रोटीन्स हैं: न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और इन्वेलप प्रोटीन। चलो अब हम इसका ट्रांसमिशन देखते हैं। ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। जो ड्रॉपलेट के थ्रू नॉर्मल मीटिंग के अंदर पर्सन स्नीज, कफ या फिर नॉर्मल ब्रीथ भी करता है तो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्थी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बाय हैंड शेकिंग, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि हेल्दी इंडिविजुअल अगर किसी कंटेमिनेट चीज़ को टच कर लेता है जो कि किसी पहले पेशेंट द्वारा टच करी गई थी, वो हो गया हमारा इंटरैक्ट कॉन्टैक्ट। अब हम देखते हैं ये बॉडी के अंदर कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर पहले वायरस जो है एंटर करता है, उसके बाद सेल्स को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद डायरेक्ट करता है। कैसे डायरेक्ट करता है? किस लिए? हाईजैक कर लेता है उस सेल को और अपने जैसे और वायरस बनाने के लिए उस सेल्स से बनवाता है, और वो सेल्स मर जाती हैं जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, और उसके बाद उस मरने के बाद वो बस्ट हो जाती हैं, जिससे वो वायरस है वो स्प्रेड हो जाता है और सेल्स को जाके हाईजैक करता है और फिर बनाता है, और इसी तरीके से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारी सिम्टम्स की। सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले फीवर वगैरह देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलती है, या फिर कई बार रनी नोज जैसे कि कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। फटीग, थकावट, मसल और बॉडी एक हेडेक देखने को मिलता है। टेस्ट और स्मेल का लॉस देखने को मिलता है। सोर थ्रोट देखने को मिलता है। डायरिया देखने को मिलता है। नोजिया या वोमिटिंग देखने को मिलती है। और अब हम देखते हैं सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स में या तो डिस्पनिया, एप्निया यानी कि सांस लेने में दिक्कत आना या सांस का ना ले पाना, ये देखने को मिलते हैं। परसिस्टेंट पेन यानी कि पेन देखने को मिलता है चेस्ट पे, या फिर प्रेशर महसूस होता है, या कंफ्यूजन वगैरह, या फिर जाग पाना मुश्किल लगता है। वीकनेस, वही पेशेंट जाग नहीं पाता, ऐसे हर टाइम सोया ही रहता है। ठीक है, पेल ग्रे यानी कि नीला पीला स्किन का पड़ जाना, या लिप्स का पड़ जाना, या फिर नेल बेड्स का पड़ जाना। ठीक है, अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें, साथ ही साथ इमरजेंसी में दिखाएं। ठीक है, और इमरजेंसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्नोसिस मोस्टली जो करते हैं वो आरटीपीसीआर के थ्रू करते हैं, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर आजकल रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या यूज होता है? स्वैब्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले जो स्वैब्स हैं वो या तो नेजल स्वैब हो सकता है, स्पूटम स्वैब हो सकता है, नेजोफ्रेंजियल स्वैब हो सकता है, या सलीवा का स्वैब हो सकता है। ठीक है, जो या फिर ओरोफ्रेंजियल स्वैब हो सकता है। जो मोस्ट कॉमनली आजकल लिया जाता है वो है नेजोफ्रेंजियल स्वैब्स या फिर सलीवा का स्वैब। ठीक है, और अब हम नॉर्मल देखते हैं। जो डीएनए से आरएनए कन्वर्जन है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो आरएनए से प्रोटीन कन्वर्जन है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, जब हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करनी है, क्यों करनी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? क्योंकि हमारे पास आरएनए को जो है हमारा वायरस है, हमें आरएनए डिटेक्ट करना है वायरस का, तो हमें आरएनए डिटेक्शन की अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी है डीएनए को डिटेक्ट करने की, तो हम इसको इसीलिए वायरस के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके हम इसका एम्प्लीफिकेशन करके इस मशीन में चेक करते हैं, जो कि है हमारी पीसीआर मशीन। और इसके अंदर सबसे पहले हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, इसके बाद इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस मशीन के अंदर करेंगे। अब इससे हमें जो रिपोर्ट मिलती है वो हम सीटी वैल्यू में मिलती है। अगर सीटी वैल्यू हमारी कुछ भी आती है तब इसका मतलब है पॉजिटिव, यानी कि 26, 28 या
आती है तो पॉजिटिव है। ये सीटी का मतलब है साइकिल थ्रेशोल्ड, ठीक है, साइकिल थ्रेशोल्ड, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। साइकिल यानी कि कितनी बार हमें ये साइकिल घुमानी पड़ी तब जाके हमारे को डिटेक्ट हुआ वायरस, ठीक है। ये कई बार 26-28 होती है, कई बार किसी की 10-15 हो सकती है। इससे पेशेंट की सीवियरिटी का नहीं पता चलता भाई ये पेशेंट सीवियर है या नहीं सीवियर है। तो इससे कोई ये चीज़ नहीं पता चलती कि पेशेंट को कितनी सीवियरिटी है। तो कहीं पूछते हैं भाई मेरा तो 28 आया, उसका 26 आया, क्या उसका कम ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका कोरोना वायरस पॉजिटिव है, ठीक है। बल्कि जो ज़्यादा वाला है उसके अंदर वायरस लोड कम देखने को मिला है उसी टाइम पे, उस टाइम पे, ठीक है। तो सिटी वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वायरस लोड के। यानी कि एम्प्लीफिकेशन अगर ज़्यादा किया गया है तब उसकी सीटी वैल्यू ज़्यादा आई है, मतलब कि वायरस लोड कम था इसीलिए ज़्यादा करना पड़ा कि उसे डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, ये बात होगी। और जो वायरस लोड है और सीटी वैल्यू है, अगर हम सीटी वैल्यू का ग्राफ देखें, स्टार्टिंग में हमें जब इन्फेक्शन शुरू हुआ है पेशेंट में तो इस प्रकार कुछ मिलता है स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में जो सीटी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें इसके अंदर 35 सीटी कर सकते हैं। 35 हमारी, अगर 35 के अंदर डिटेक्ट हो गया है वायरस तो इसका मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव है। अगर 35 के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ है, मतलब 35 साइकिल घुमाने के बाद भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट नेगेटिव है। और स्टार्टिंग में अगर इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, उसकी बहुत कम बहुत ज़्यादा सीटी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये कुछ तरह का ग्राफ है। और जो अ, बीच में यानी कि 10-12 दिन में देखेंगे तो उसमें सीटी वैल्यू बहुत कम आएगी, कि बहुत कम साइकिल घुमाने में ही हमें डिटेक्ट हो गया कि इतना ज़्यादा था कोरोना वायरस, मतलब वायरस लोड ज़्यादा था। और फिर जब एंड स्टेज है यानी कि जब वायरस ख़त्म होने लगता है तब भी उसमें सीटी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है पेशेंट, यानी उसमें से वायरस जा रहा है। अब हम देखेंगे इमेजिंग क्या क्या करते हैं कोविड-19 में और क्या इंडिकेशन होते हैं। इमेजिंग जो करते हैं आरटी-पीसीआर, अगर पेशेंट की पॉजिटिव आई है तो उसमें इमेजिंग में हम जो करते हैं सिम्टम्स के आधार पर, अगर मिल्ड सिम्टम्स हैं तो होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल आइसोलेशन रखें, लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध नहीं है तो होम आइसोलेशन बेटर है, और हमें इसमें एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर मिल्ड सिम्टम्स है। और मिल्ड सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, या किडनी प्रॉब्लम है, या लंग्स की डिसीज है यानी कि क्रोनिक पल्मोनरी डिसीजेज है, या फिर अस्थमा है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, ठीक है, यानी फिर पेशेंट को हमें चेस्ट एक्सरे करवाना है, ठीक है। और अगर मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं या सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगर क्लिनिकली हमें लग रहा है कि पेशेंट में थोड़ा अच्छा दिखने को मिल रहा है रिजल्ट, पेशेंट ठीक होता हुआ दिख रहा है, तो हमें चेस्ट एक्सरे कराने के बाद नो इमेजिंग यानी कि कोई सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराने की लोड़ नहीं है। अगर कोई एटिपिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं, यानी कि जैसे कि हमें देखने को मिलता है उसके अंदर लोबर कंसोलिडेशंस वगैरह, अगर हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर देखने को मिलते हैं तब हमें सीटी स्कैन भी कराना है, अल्ट्रासाउंड भी कराना है। तो एक्सरे के अंदर जो हम देखते हैं तो पेशेंट के अंदर क्या दिख सकता है, एक्सरे के अंदर हमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिख सकती हैं इस प्रकार से, हेजीनेस टाइप यानी धुंधलापन, और लेकिन ये इनिशियल होता है ना स्टेज इसकी, तो इसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाती हैं, ब्लड वेसल्स साफ दिखती हैं लेकिन वैसे धुंधलापन दिखता है, ठीक है। और सीटी स्कैन में अगर हम देखते हैं तो कंसोलिडेशन ये चीज़ होती है कि इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं, यानी कि पूरा वाइट देखने को मिलता है तो एक्सरे में, तो ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन, ठीक है।
और ये होगी हमारी सीटी के अंदर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, और ये हमारी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, और ये कंसोलिडेशन। और क्या क्या देखने को मिल सकता है? और हमें मिल सकती है क्रेजी पेविंग। ठीक है, जैसे फुटपाथ में पत्थर नहीं लगे होते हैं इस तरीके के क्रेजी पेविंग स्टोन्स, वैसे ही उसी प्रकार लंग्स के अंदर देखने को मिलती है। ये जैसे दिख रही है कि क्रेजी पेविंग देखने को मिल सकती है कोविड पेशेंट में। उसके बाद यानी कि उसके बाद अगर हम सीटी स्कैन, ये डिफरेंट पेशेंट्स का डिफरेंट सीटी स्कैन लिया गया है, और इसके अंदर हमें यहाँ पे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिल रही है। ये सेकंड डे में आया था पेशेंट। ठीक है, इसके अंदर हमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलती है। ये 10th डे में इसका एक्सरे लिया हुआ है, और इसके अंदर क्रेजी पेविंग देखने को मिली है। ये सारे डिफरेंट पेशेंट का सीटी स्कैन है। और जो ये पेशेंट है ये 20th डे पे आया था इन्फेक्शन होने के बाद। इसके अंदर कंसोलिडेशंस देखने को मिले हैं। और जो ये पेशेंट है ये 17th डे में आया था, और इसके अंदर सभी मिक्स्ड कंसोलिडेशंस प्लस ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी देखने को मिल रही हैं, और कई जगह पर वो भी देखने को मिल रही हैं। ये देखिए क्रेजी पेविंग। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि और क्या क्या देखने को मिल सकता है हमारे को चेस्ट एक्सरे या फिर सीटी स्कैन में। मोस्टली सीटी स्कैन में देखने को मिलती हैं ज़्यादातर चीज़ें, एक्सरे में थोड़ी कम देखने को मिलती है। सीटी स्कैन में हमें रिवर्स्ड हेलो साइन देखने को मिलता है, या फिर इसको अटोल साइन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये पेरिफेरल में कंसोलिडेशंस होती हैं और सेंट्रल में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये पैथोलॉजी क्या क्या कॉज करता है ये भी देखेंगे। पहले हम अल्ट्रासाउंड भी देख लें, इसका अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलता है। जो नॉर्मल पेशेंट है उसके अल्ट्रासाउंड, लंग्स के अल्ट्रासाउंड में बैट विंग्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है, और सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ये नॉर्मल होता है। और जो कोविड पेशेंट होता है उसमें हमें 3 to 4 लाइंस देखने को मिलती हैं एक सोनोग्राफी में जो हम चेक करते हैं, और ऐसे रेज आती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि टॉर्च में से बीम लाइक रेज देखने को मिलती हैं। ये बी लाइंस देखने को मिलती हैं हमें कोविड पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये आपको मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ कैसे देखने को मिलता है। इस तरीके से देखने को मिलता है, और जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर ऐसे देखने को मिलता है, और जो नॉर्मल बंदा होता है उसके अंदर ऐसे देखने को मिलता है, और जो कोरोना का पेशेंट होता है उसके अंदर ऐसे देखने को मिलता है जिसको सीवियर प्रॉब्लम होती है। और अब हम एक बार दोबारा देख लें कि रिस्क क्या क्या होते हैं। अब एक बार दोबारा देख लें कि रिस्क क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें सीवियर। जो जो हायर रिस्क में होते हैं उनमें कौन कौन आ जाते हैं? हार्ट डिसीज पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स, और उसके बाद डायबिटीज वाले पेशेंट्स उन घंटे बाद। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा अस्थमा या फिर अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेज, या फिर कैंसर, या फिर हायर ब्लड प्रेशर जिनके अंदर हायर रिस्क है सीवियरिटी का कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और ट्रीटमेंट अब देखते हैं। ट्रीटमेंट में हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी मिले नहीं है, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं बुखार का, जैसे हो गया पैरासीटामोल वगैरह दे के। इन्फ्लेमेशन के लिए हम एनएसएड्स दे देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और कफ के लिए हम कफ सिरप दे देते हैं, और फ्लूइड थेरेपी देते हैं। फ्लूइड थेरेपी यानी कि पेशेंट को कहते हैं भी फ्लूइड्स लेते रहे, और जिसमें वाटर इनटेक ज़्यादा रखे। और अगर लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड, तो मिल्क भी पीता रहे हर 2-2 घंटे बाद। जिंक की वैल्यू जिससे बढ़ी रहेगी, जिंक बढ़ा रहेगा बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन थेरेपी करे, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता दिखता है तो ऑक्सीजन थेरेपी करे। ऑक्सीजन और उसके बाद प्रोन पोजिशनिंग करे। प्रोन पोजिशनिंग से ऑक्सीजन अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, ये देखा गया है। और मेडिकेशंस, मेडिकेशंस में कुछ ड्रग्स हैं जो अब हम पढ़ेंगे। मेडिकेशंस में ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं? डेक्सामिथासोन जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं। सो पहले डेक्सामिथासोन, और पैरासीटामोल वगैरह यूज़ हो रही हैं। पैरासीटामोल या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स
जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ कर रहे हैं। रेमडेसिविर यूज़ हो रही है, और आजकल जो उनसी आई है फेविप्राविर टेबलेट्स, ये भी यूज़ हो रही हैं, फेविप्राविर, और सम अदर्स ट्रीटमेंट ऑल्सो यूज़ हो रहे हैं अभी आज के टाइम पे। और अब हम देखेंगे, जो हमने ये यहाँ पे प्रोनिंग पोजीशन देखी है ना, इसको कैसे करनी है। प्रोनिंग पोजीशन में जो सेल्फ प्रोनिंग की जाती है, 30 मिनट से 2 घंटे पेट के बल लेट लीजिए। उसके बाद 30 मिनट से 2 घंटे राइट साइड की तरफ, 30 मिनट से 2 घंटे सिटिंग पोजीशन में आ जाइए, 30 मिनट से 2 घंटे लेफ्ट साइड की ओर, फिर दोबारा वापस पेट के बल, मतलब ऐसे ये साइकिल रिपीट करते रहिए। ये होगी हमारी प्रोनिंग पोजीशनिंग गाइड। इसके अंदर एक पोजीशन में ज़्यादा टाइम ना रहे, अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो, और उस चीज़ को अवॉइड करें जिस पोजीशन में आपको कोई पेन हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करें, और बैक पोजीशन जो कि नॉर्मल सीधा लेटना, उसको भी अवॉइड करें कोविड में, ठीक है, अगर आपको कोविड है तो। उसके बाद हम देखते हैं, अगर ऑक्सीजन लेवल हम चेक किससे कर सकते हैं, घर के अंदर, क्योंकि आजकल तो हॉस्पिटलों में बाहर भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो हम बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम घर के अंदर ही ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर हम ले आए, और पल्स ऑक्सीमीटर में हम जो SpO2 है, परसेंटेज सैचुरेटेड ऑक्सीजन इन पेरिफेरल ब्लड, ठीक है, इन पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेस, ठीक है, तो ये क्या 94% से हमारी ऊपर होनी चाहिए नॉर्मल में, और पल्स रेट जो नॉर्मल है वो 60 से 90 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हमारी पल्स या ऑक्सीजन का लेवल कम देखते हैं, 94 से कम होता है, या 94 से 80 तक अगर कम होता है, इसे घर पे मैनेज कर लें, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध नहीं है, और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, अपने जो भी आपका डॉक्टर है उससे कंसल्ट करते रहें, और वो ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह देंगे, या आप को नेबुलाइजेशन के लिए बताएंगे। और नेबुलाइजेशन में ये बताया जाता है कि अगर आप अडल्ट हैं तो 1.25 mg की लिवोलिन यानी कि लिवोसाल्बुटामोल वगैरह दी जाती है, जिससे लंग जो सिकड़ गए हैं या फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुके हैं, इनको खोलने के लिए कि एयर ज़्यादा जाए बॉडी में, ठीक है। और जो ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे होते हैं उनको भी ये प्रिस्क्राइब कर जाती है, क्योंकि जो वो स्ट्रिंग्स यूज होती हैं ऑक्सीजन थेरेपी में, वो यहाँ से जाती हैं, इसके ऊपर मास्क लगा के ले सकते हैं ऑक्सीजन अपना ये लिवोलिन का नेबुलाइजर्स वगैरह, ठीक है। ये 4 से 6 बार लेते हैं जगह ऑक्सीजन कम हो रही है, और इसके साथ एंटी इन्फ्लामेशन के लिए यूज करते हैं बूडीकोट, जो कि एक स्टेरॉइड है, ये नेबुलाइजेशन में यूज होते हैं इनके। और उसके बाद हमारा आ जाता है प्रिवेंशन कैसे करें भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। उसके हमें सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखें आपस में, और मास्क जो WHO ने रिकमेंड किए हुए हैं वो हैं 3 लेयर सर्जिकल मास्क है, और N95 मास्क है, जो कि आजकल उपलब्ध ही है हर जगह नॉर्मली। और अवॉइड करें आइस की टचिंग, नोज की टचिंग, और यानी कि फेस पे टच ही ना करें इसको, और हैंड्स को फ्रीक्वेंटली या तो वॉश करते रहें या सैनिटाइज करते रहें, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी अब आज के टाइम पे हमारे को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन अब बन चुकी हैं, तो हम देखते हैं वैक्सीन कौन कौन सी डिफरेंट डेवलप्ड वैक्सीन हैं जो ग्लोबली, फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना जो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं, और वायरल वेक्टर बेस्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, कैंसिना, जैनसन जॉनसन वालों की, गैमिलिया आरआई जो कि रशियन वैक्सीन है, ठीक है। और प्रोटीन सब यूनिट वैक्स जो कि नोवावैक्स, होल वायरस बेस्ड, साइनोवैक, कोवावैक्सीन,
कोवैक्सीन भारत बायोटेक वालों की, साइनोफार्म X2 मेडिकागो इनको, जो ये हैं इसके अंदर भी जो ग्लोबली फोकस्ड हैं वो 4 वैक्सीन हैं। वो हैं हमारी ये फाइजर बायोटेक वालों की, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कि इंडिया के अंदर कोविशील्ड के नाम से लगती है, और कोवैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक वालों की। जो ये कोवैक्सीन है ये 100% इंडिजिनस है, यानी कि इंडिया में बनी हुई है 100%। ठीक है, उसके बाद हमारे अब हम देखते हैं इंडिया में जो वैक्सीन यूज हो रही हैं वो हो रही हैं जी हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है इसकी एफिकेसी है 70% और ये लगती है 0.5 ml 2 टाइम्स। 1 डोज लगने के बाद दूसरी डोज जो लगती है 4 to 7 वीक्स के अंदर अंदर, और इसको रिकमेंड किया जाता है कि 4 वीक्स से पहले ना लगवाएं। ठीक है, और यही सेम कोवैक्सीन के लिए डोज है 0.5 ml 2 टाइम्स और 4 to 7 वीक्स के अंदर। ठीक है, और जो ये कोविशील्ड है ये हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है, और कोलैबोरेटर जो है इसका एस्ट्राजेनेका। और जो कोवैक्सीन है इसकी एफिकेसी 86 to 96% है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 100% इंडिया की बनी हुई है, इंडिजिनस है, और भारत बायोटेक ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और कोलैबोरेटर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया और NIV पुणे। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके जो साइड इफेक्ट्स, जो कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर आर्थ्रेल्जिया वगैरह देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है कुछ दिन के लिए, और थकावट देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिलता है, जॉइंट पेन, मसल पेन देखने को मिलते हैं। और ये जो रिस्क जो एडवर्स इफेक्ट हैं ये कोविशील्ड वालों ने अपने जो पेज में दिए हुए हैं। ठीक है, और जो कोवैक्स वालों ने भी दिए हुए हैं, और इसी प्रकार इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब हम देखते हैं, जिनको जो एक कोवैक्सीन वालों ने इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, अगर किसी को इससे एलर्जी है तो उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि जिसको भी इन चीज़ों से एलर्जी है वो इस वैक्सीन का ना यूज़ करे। और जो कोविशील्ड वाले हैं उनको भी यही रिकमेंडेशन है कि किसी को अगर इन चीज़ों से एलर्जी है तो वो इसको ना यूज़ करें, उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट है। तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेट वो देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस को है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो सबसे पहले अगर किसी को एलर्जी है जो हमने देखे हैं उन चीज़ों में तो उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और अगर किसी को फीवर है कोवैक्सीन नहीं लगवानी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, यही सेम ही लगभग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर वो यूज़ कर रहा है खून पतला करने वाली दवाई जैसे कि वारफरिन, हेपारिन वगैरह, यानी कि एंटीकोएगुलेंट्स जो यूज़ कर रहा है उनको भी कोवैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और अगर किसी ने कोई और वैक्सीन लगवा ली है तो ये वैक्सीन ना लगवाएं। ठीक है, वही वैक्सीन दोबारा लगवाएं जो पहले लगवाई है पहली डोज में। ठीक है, यही। और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है यानी कि इम्यूनिटी वीक है उसके लिए भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और ये दोनों वैक्सीन जो है 18 साल से कम वालों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि 18 साल से कम वाले नहीं लगवानी है। और ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, और अब हम देखेंगे फाइजर और मॉडर्ना। जो कि फाइजर है वो हमारी फाइजर वैक्सीन है, वो फाइजर ने डेवलप करी है। कहाँ पे अभी हम देखते हैं, फाइजर वालों की जो है वो है फाइजर बायोटेक द्वारा डेवलप्ड है, फाइजर बायोटेक। और इसकी एक लिमिटेशन है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्या कि इसको हम स्टोर, जो पहले वाली हमने वैक्सीन हमारी देखी है उनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जाता है, यानी कि कोविशील्ड और कोरोना जो हमने कोवैक्सीन देखी है इनको स्टोरेज जो है टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज। और जो ये वाली वैक्सीन है हमारी फाइजर, इसकी जो लिमिटेशन है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो क्या है कि इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है -80 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर कर सकते हैं, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, और उसके बाद
इसको जब लगाया जाता है तो इसको थ्रोइंग करके मतलब कि +2 to +8 करके ही डिग्री टेम्परेचर पे करके ही लगाया जाता है, और 6 घंटे मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर लगानी होती है सारी वैक्सीन जो भी अभी हमने देखी है, कि इनको 6 घंटे खोलने के बाद 6 घंटे के बीच बीच में लगानी पड़ती है। और जो इसके लिए एक और चीज़ है कि अगर हमने +2 to +8 डिग्री सेल्सियस में एक बार ले आए हैं तो दोबारा इसको -80 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर नहीं कर सकते, मतलब कि हमें लगानी है नहीं तो फेंकनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि फाइजर की एक और है कि इसकी जो डोज है वो 0.3 ml है। इसको भी 2 बार में देना है, जो 4 वीक्स के या 4 to 6 वीक्स में। और जो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी यही है कि जो हमने पहले देख लिए हैं सभी में, वही सेम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जो हमने कोविशील्ड और कोवैक्स में देखे थे। और एक और बात कि ये 16 साल से छोटों को नहीं लगती। वो जो हमने देखी हैं बाकी सारी वैक्सीन लगभग 18 साल से कम वालों को नहीं लगती, और ये वाली जो फाइजर है वो 16 साल से कम वालों को नहीं लगती है, ठीक है। और अब हम देखेंगे मॉडर्ना, जिसको मॉडर्ना ने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शंस डिसीज के साथ और विद बायोमेड एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसका जो एडवर्स रिएक्शंस जो हमने पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एडवर्स रिएक्शन पढ़ी थी, यानी कि फीवर, आर्थल्जिया वगैरह ये सब जो पढ़ी थी, वो प्लस इसकी जो एडवर्स रिएक्शन और ज़्यादा हैं। बाकी में तो वही है एडवर्स रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ ली हैं कोविशील्ड और कोवैक्स में, इसके अंदर ऐड होती हैं, जो कि एक बाल्स पैल्सी हो सकती है और फेशियल स्वेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। ये अब जो इंडिया के अंदर यूज हो रही है वैक्सीन, उनके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं हेडेक, पेन और स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, मिल्ड फीवर, इरिटेबिलिटी। और मॉडर्ना में हमारे को मोस्ट कॉमन दिखने को मिलते हैं जो फेस स्वेलिंग और बाल्स पैल्सी, ठीक है। और अगर आपको कोविड है तो आप एक सेपरेट रूम में रहिए इस तरीके से, और खिड़की के पास रहिए, ठीक है। ओपन विंडोज फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो 3 फैक्टर्स जो आपको सेफ रखेंगे, लोकेशन आपकी होनी चाहिए खुली जगह पे, ओपन एयर स्पेसिस सेफर देन इनक्लोज्ड, यानी कि फ्लैट्स वगैरह में बंद रहने से बढ़िया खुली जगह पे रहें, वहाँ पे आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। और प्रोक्सिमिटी यानी कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पे ना जाएं, और किसी एक व्यक्ति के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करें या ना करें, वर्चुअली स्पेंड करें। वीडियो कॉल्स वगैरह आजकल उपलब्ध हैं, या मीटिंग्स भी करनी है तो जूम मीटिंग्स या सब ये गूगल मीट वगैरह से वर्चुअली मीटिंग करें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, hope you like this video. If you like, please like, subscribe and share my video and share my channel also. Thank you. Stay healthy, stay safe and stay positive. Thank you guys, hope you like this video.